हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस। तो आज के नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस के एमसीक्यूज़। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे सिलेबस से 30 एमसीक्यूज़ लिए हैं और इसी प्रकार मैं और भी एमसीक्यूज़ कराता रहूँगा। तो आज हम 30 एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा पहला प्रश्न है, धातु के विद्युत चालकता के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? विद्युत चालकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म कौन सा है? क्या उसका लचीलापन है, चमक है, विद्युत चालकता है या घनत्व है? तो विद्युत चालकता के लिए क्या होना चाहिए? विद्युत चालकता का गुणधर्म उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि वो कंडक्टर होना चाहिए, यानी उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी अगर किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो उसकी चालकता क्या होंगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होंगे? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चालकता। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लीजिए इधर क्या है? वायु है, और वायु से किधर जा रही है? जल में जा रही है, वाटर। वायु कैसा है? विरल माध्यम है। जल कैसा है? सघन माध्यम है। तो जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? उसका अपवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? माध्यम के तापमान में अंतर, माध्यम में घनत्व में अंतर, प्रकाश की वेग में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो माध्यम के तापमान में अंतर, माध्यम के घनत्व में अंतर, प्रकाश की वेग में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश की वेग में परिवर्तन। भाई, वायु में अलग इसकी वेग होगा प्रकाश का, और जल में अलग प्रकाश का वेग होगा। तो जब भी विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। और जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से, जैसे कि मैं इधर से बना दूं, अब ये क्या हो रहा है? सघन से विरल में जा रहा है, तो ये अभिलंब से दूर जा रही है। यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, तो यह अभिलंब से दूर जाएगी। इस प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन हो कैसे, क्यों, किस कारण हो रहा है? प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रकाश जाएगी तो वेग में परिवर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप अपवर्तन की घटना घटित होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो क्या ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में या निर्वात में? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस वस्तु में होती है, क्योंकि वाइब्रेशन के थ्रू जो है ध्वनि आगे बढ़ती है। कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस वस्तु में होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, यानी बिना माध्यम में, अगर कहीं माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ ध्वनि, यानी ध्वनि वेग, यानी ध्वनि प्रवाहित नहीं होगी, ध्वनि नहीं चलेगी। ठीक है, सुनाई नहीं देगा निर्वात में। ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में कम और गैस में सबसे कम। बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न यहाँ पे लेंगे। बच्चों, सारे के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं।
विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है? ठीक है, कोई विद्युत परिपथ है यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें हम वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ एग्जांपल बता दूँ, ये सर्किट में हमने यहाँ रेजिस्टेंस लिया है और ये यहाँ पे हमने की लगा दिया और यहाँ पे हमने एक सेल जोड़ दिया। डीसी सर्किट है, प्लस माइनस। अब मान लो कि हमें इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज जोड़ना है, तो इसके रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम एक वोल्टेज जोड़ेंगे। पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में, वोल्टेज को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन के दूसरे नियम से F = ma आता है। यानी न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, is directly proportional to the applied force. Rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. ये आपका क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा। और न्यूटन का जो पहला नियम है, वो पहला नियम को हम क्या बोलते हैं? उसके जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न में। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा I = होता है बच्चों Q/T, आवेश बटे समय। क्या होता है? आवेश बटे समय। और आवेश को हम क्या लिखते हैं? कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है और समय क्या होता है? सेकंड होता है। समय क्या होता है? सेकंड होता है। तो कूलॉम पर सेकंड, यानी कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? कूलॉम पर सेकंड, या इसी को हम लिखते हैं एम्पियर। एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा होगा। एटॉमिक नंबर बच्चों, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखना, परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। कोई नाभिक है, कोई एटम की बात करें, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो एटम के न्यूक्लियस में, केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आठवां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा। त्वचा भी पूरे शरीर में फैला है, सबसे बड़ा अंग है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी को पता है, बहुत सरल है, H2O। प्रकाश का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त का पहला तत्व कौन सा है? तो सोडियम है भाई, सोडियम है। Na इसका सिंबल होता है, 11 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम से याद रखना, जल जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा
खनिज लवण का और भोजन का परिवहन होता है या स्थानांतरण होता है पौधों में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर, बिल्कुल। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। धातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? याद रखना, क्षारीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएंगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने पर गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह पर जाने पर, ऊपर जाने पे जी का मान घटता है, और साथियों नीचे जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर भी जी का मान घटता है। अब मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा कहाँ बढ़ता कहाँ घटता। अभी बस आप इतना जानिए कि पृथ्वी के अंदर गड्ढा करके जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, यानी गड्ढा करते जाएं नीचे तब भी जी का मान घटेगा, और ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होती है? तो मान लिया अगर धारा इधर प्रवाहित हो रही है, ये धारा की दिशा है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। क्या फ्लो हो रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की गति को बताती है। आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं का समूह कौन सा है? बिल्कुल ग्रुप ए, समूह ए। ग्रुप ए को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु, एल्कलाई मेटल्स। क्या बोलते हैं ग्रुप ए को? एल्कलाई मेटल्स, क्षारीय धातुओं को बोलते हैं, क्षारीय धातुओं। और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? ग्रुप बी को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। 20वां प्रश्न है, श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ग्लूकोज का जब अपघटन होता है तो श्वसन की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है? तो नींबू। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा, साइट्रिक एसिड होता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मा किधर से किधर प्रवाहित होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। प्रकाशीय तंतु किस पर आधारित होता है? बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं आपको बताऊंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि लाइट हमेशा या प्रकाश हमेशा इधर सघन माध्यम से किधर जाएगी? विरल माध्यम में। ये कंडीशन है कि जब लाइट किधर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और कब? क्रांतिक कोण से ज़्यादा, ये जो है IC से ज़्यादा वैल्यू होगी, यानी I इज ग्रेटर देन IC। यानी ये I क्या है भाई? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। परावर्तन कोण जो होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, IC से ज़्यादा होगा, तो ये लाइट दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय तंतु किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ध्रुव के सतह पर तनाव किससे मापा जाता है? तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है तनाव, पृष्ठ तनाव सिग्मा से लिखते हैं बच्चों, F/L होता है। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे पर मीटर लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बिल्कुल सही है, 120 दिन की होती हैं। आपकी RBCs का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके रूप में होता है? तो बिल्कुल अमोनिया। 27वां प्रश्न है, DNA में शर्करा किस प्रकार की होती है? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है DNA में। प्रकाश की इकाई क्या है? तो ल्यूमेन। बिल्कुल प्रकाश की इकाई क्या है? ल्यूमेन है। बैटरी का विद्युत ध्रुव क्या कहलाता है? तो एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों मैंने आपको पूरे 29 प्रश्न कराए हैं, और सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के प्रश्नों को आप उत्तर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।